गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है बेटा। आज क्लास 10th के विज्ञान क्लास में आप सभी का स्वागत है बेटा। ठीक है, आज अपन लोग पढ़ते बेटा, है ना, अध्याय नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। अध्याय नंबर 3 का कौन सा पार्ट है बेटा? ये 5 नंबर, ये आपको ध्यान है। ठीक है बेटा, आज हम इसके अंतर्गत सबसे पहला अध्ययन करेंगे बेटा ऊष्माधारिता। क्या अध्ययन करेंगे बेटा? ऊष्माधारिता। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसको हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं बेटा? हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता। ठीक है बेटा, तो ऊष्माधारिता क्या होता है बेटा? किसी वस्तु के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड, किसी वस्तु के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस वस्तु की ऊष्माधारिता कहते हैं। ठीक है बेटा, एक बार और सुनो। किसी वस्तु के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस वस्तु की ऊष्माधारिता कहते हैं। ठीक है बेटा, गुड। देखिए, मान लेते हैं कि वस्तु है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा है ना बेटा। ये वस्तु का क्या है? विशिष्ट ऊष्मा। याद है ना बेटा, इससे पहले हमने पढ़ा था विशिष्ट ऊष्मा, है ना। वस्तु का विशिष्ट ऊष्मा क्या लिया? एस। ठीक है, एवं द्रव्यमान एम वाली, द्रव्यमान एम वाली वस्तु के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर आवश्यक ऊष्मा की मात्रा डेल क्यू। आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कितना माने बेटा? डेल क्यू, है ना। तो आपको याद होगा हमने विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र कैसे पढ़े थे बेटा? उसको कैसे याद करते बोला था मैंने? श्रीमती, SM डेल टी। इसको इस तरीके से याद रखेंगे बेटा, SM डेल टी। अब हम ताप का मान कितना लिया बेटा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना। SM आ जाएगा बेटा। जितना ऊष्मा की आवश्यकता होती है हम उसी को क्या बोलते हैं बेटा? ऊष्माधारिता कहते हैं। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये क्या कहलाएगा? वस्तु की ऊष्माधारिता। ये आपको ध्यान रखना, वस्तु की ऊष्माधारिता। ठीक है, तो ऊष्माधारिता को हम लोग प्रदर्शित करते हैं बेटा कैपिटल S से, और ये हो जाता है M इंटू S। ये आपको ध्यान। ठीक, M इंटू S। M क्या है? वस्तु का द्रव्यमान है बेटा, और ये जो S है छोटा वाला, वो कौन है बेटा? विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्माधारिता भी बोल सकते हैं, विशिष्ट ऊष्मा भी कह सकते हैं, जो कि हमने पहले अध्ययन कर चुका है बेटा, है ना। अगर हम चाहें तो इसको शब्दों में भी ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते द्रव्यमान गुणित विशिष्ट ऊष्मा। याद है ना बेटा? जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये बात कर चुके हैं, ये आपको ध्यान। तो ये हो गया क्या हमारा? ऊष्माधारिता। तो वस्तु की ऊष्माधारिता, है ना, ये आपको ध्यान। ये शब्द हो गया बेटा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद हम देखते हैं बेटा, इसी के अंतर्गत हम क्या लेने वाले हैं? इसी के अंतर्गत हम अध्ययन करने वाले हैं बेटा मिश्रण का नियम। इसका बेटा मिश्रण का नियम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? लॉ ऑफ मिक्सचर। ये मिश्रण का नियम है ना बेटा। तो मिश्रण का नियम जो है वो वास्तव में किसके लिए एप्लीकेबल है बेटा? मिश्रण का नियम दो वस्तुओं के, जो वस्तु जिनके ताप क्या होनी चाहिए बेटा? अलग अलग होने चाहिए। जब हम इनको मिलाएंगे तो कैसे फॉलो करता है? ठीक है, यहां पर थोड़ा ध्यान रखने की बात यह है बेटा, यदि क्या ध्यान रखने की बात है बेटा? यदि चालन, संवहन व विकिरण, है ना, यदि चालन, संवहन व विकिरण द्वारा
द्वारा, उष्मा द्वारा, उष्मा का, उष्मा का क्षय ना हो तो, उष्मा का क्षय ना हो तो, या फिर तो ये तीनों विधि के द्वारा उष्मा का किसी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए बेटा, क्षय नहीं होना चाहिए। क्षय मतलब हानि नहीं होनी चाहिए, है ना, तब ये होता है। तब क्षय ना हो तो अधिक, अधिक ताप, अधिक ताप वाली, अधिक ताप वाली वस्तु, वस्तु द्वारा, वस्तु द्वारा, द्वारा दी गई उष्मा, दी गई उष्मा, है ना, दी गई उष्मा कम ताप, कम ताप, ठीक है बेटा, कम ताप वाली वस्तु, वस्तु द्वारा ली गई, ली गई उष्मा के बराबर होती है, इसे मिश्रण का नियम कहते हैं। इसे क्या बोलते बेटा, मिश्रण का नियम कहते हैं। या आपको ध्यान, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मिश्रण का नियम कहते हैं। ठीक है, तो एक क्या होगा बेटा, अधिक ताप, अधिक ताप मतलब है ना, जिसका ताप ज्यादा है बेटा, यानी गर्म वस्तु कह सकते हैं अपन लोग, है ना। मान लेते हमने दो वस्तु लिया, उनमें से ए जो वस्तु है वो कौन सी वस्तु, गर्म वस्तु, ये कौन है बेटा, गर्म वस्तु, है ना। बी ले लेते हैं, बी कौन होगा बेटा, ठंडी वस्तु, ये क्या है, ठंडी वस्तु, है ना, ये गर्म वस्तु और एक ठंडी वस्तु। गर्म वस्तु का विशिष्ट उष्मा S1, S1 नहीं याद रखना, विशिष्ट उष्मा है ना बेटा। इसका द्रव्यमान M1 और इसका ताप कितना मान लेते बेटा, θ1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, ठंडी वस्तु का विशिष्ट उष्मा S2, द्रव्यमान M2, ताप कितना माना बेटा, θ2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये आपको है। अब गर्म वस्तु और ठंडी वस्तु को क्या कर देते बेटा, मिला देते हैं। क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, है ना। ये देखो, इन दोनों को आपस में मिला रहे बेटा, मिश्रण कर रहे, तो ये एक मिश्रण बन जाएगा, है ना। मिलाएंगे तो क्या बनेगा, मिश्रण। अब मिश्रण का ताप कितना मान लेते हैं, T डिग्री सेंटीग्रेड। मिश्रण का ताप कितना मान ले बेटा, T डिग्री सेंटीग्रेड। अब थोड़ा व्यवहारिक समझने की बात है, जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये जो T डिग्री सेंटीग्रेड होगा हमेशा T1 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होगा, ज्यादा, और T2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, क्योंकि हमने लिख दिया है गर्म और ये ठंडी वस्तु। इसका मतलब ये हुआ ना बेटा, T1 जो डिग्री सेंटीग्रेड है वो ज्यादा है T2 डिग्री सेंटीग्रेड से, तभी तो हम बोल रहे हैं ना बेटा ये गर्म है और ये ठंडी वस्तु, क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा, और इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम। ठीक है, तो जब हम मिलाएंगे दोनों को तो एक मिश्रण बनेगा, और उस मिश्रण का ताप कितना बेटा, T डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है, T डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बेटा, ये देखिए T डिग्री सेंटीग्रेड है, क्लियर, ये आपको ध्यान रखना, T डिग्री सेंटीग्रेड है। तो मिश्रण के नियम से बेटा, है ना, क्या लिखेंगे, देखो, मिश्रण के नियम से, ये मिश्रण के नियम से क्या होता है बेटा, दी गई उष्मा, दी गई उष्मा बराबर क्या लिखते बेटा, ली गई उष्मा, है ना। गर्म वस्तु अपनी उष्मा देगा और ठंडी वस्तु उष्मा को क्या करते हैं बेटा, ग्रहण करता है। जैसे आप लोग देखते हैं गर्म पानी और ठंडी पानी का जब मिश्रण करके आप नहाने के लिए यूज करते बेटा, उसी प्रकार, है ना। तो दी गई उष्मा, तो ये देखो गर्म वस्तु उष्मा देगा, कितना होगा, उष्मा का सूत्र पता है ना बेटा, श्रीमती S1 M1, है ना। कितना उष्मा देगा, ये T1 माइनस T, क्यों, क्योंकि मिश्रण का ताप कितना बन चुका है बेटा, T बन चुका है ना, ये आपका। और ली गई उष्मा क्या होगा, ठंडी वस्तु है, ये उष्मा ग्रहण कर रहा है बेटा, और ये क्या होगा, T माइनस T2, ये देखिए, है ना। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा मिश्रण के नियम। क्या हो गया बेटा, मिश्रण के नियम। तो ये सूत्र को अब बहुत अच्छे से याद रखना बेटा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना।
तो ठंडी गर्म वस्तु ऊष्मा देता है, ठंडी वस्तु ऊष्मा ग्रहण करता है, उससे एक नया ताप बनता है, उस नए ताप को मिश्रण का ताप बोलते हैं बेटा। और उसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? T डिग्री सेंटीग्रेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इस सूत्र से संबंधित एक प्रॉब्लम हल कर लेते हैं बेटा, उससे हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न ले लेते हैं बेटा। चलिए, तो प्रश्न बहुत सिंपल प्रश्न ले रहे हैं बेटा। मान रहे हैं कि 1 किलोग्राम जल का ताप 60 डिग्री सेंटीग्रेड, जल का ताप कितना बेटा? 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये देखो, जल का ताप कितना है? 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि इसे है ना 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यदि इसे 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाले जल, 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाले जल है ना, जल जो भी कितना बेटा 1 kg के साथ मिलाते हैं तो मिश्रण का ताप ज्ञात कीजिए। तो मिश्रण का ताप ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, तो मिश्रण का ताप ज्ञात कीजिए। ठीक, तो कैसे बनाएंगे बेटा? देखिए, हमने अभी बताया था मिश्रण का नियम, उसी से बनाएंगे बेटा। तो मिश्रण के नियम से, ठीक है बेटा, मिश्रण के नियम से क्या बोलते हैं? मिश्रण का नियम बेटा, दी गई ऊष्मा बराबर होता है बेटा ली गई ऊष्मा, है ना। दी गई ऊष्मा कितना बेटा, है ना, ये आपको ना, तो फॉर्मूला क्या हमारा? श्रीमती, है ना। तो दी गई ऊष्मा, ये देखो, तो हम लिखेंगे S1 M1 T1 माइनस T, पहले सूत्र लिख देते हैं बेटा। ली गई ऊष्मा S2 M2 T माइनस T2। ठीक, अब आपको याद होगा बेटा, पानी का विशिष्ट ऊष्मा कितना लिखते हैं? 1। याद आया कि नहीं आया? द्रव्यमान कितना बेटा? 1 किलोग्राम। ताप कितना था? 60 डिग्री। मिश्रण का ताप निकालना है बेटा। इसका भी विशिष्ट ऊष्मा, ये भी जल है, दोनों ही क्या बेटा? जल, इसलिए दोनों का विशिष्ट ऊष्मा क्या रहेगा? सेम, याद रखना, है ना। ये भी 1 किलोग्राम है बेटा। ताप कितना दिया है? मिश्रण का ताप ज्ञात करना है, और इसका ताप कितना था? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो जाएगा 60 माइनस टी, है ना, 40A T माइनस 40। तो आंसर कितना आएगा बेटा बताइए? देखो, इस 40 को मैं इधर ले आऊंगा तो ये कितना आ जाएगा? 100। 60 प्लस 40 लिख सकते हैं बेटा, और ये हो जाएगा T प्लस टी। T प्लस टी को कितना लिखते होता है? 2T। तो T बराबर कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बेटा? T बराबर देखो, है ना, T बराबर आ जाएगा 100/2T, या ऐसा भी लिख सकते हैं, सिंपल लिखना है तो 2T बराबर 100। तो T बराबर आ जाएगा बेटा 100/2, ये आ जाएगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये मिश्रण का ताप आ गया बेटा 50 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आ गया बेटा? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना। क्लियर बेटा? गुड। चलिए, अब इसके आगे देखते ना बेटा। ये देखिए, अब उसके आगे अपन जो टॉपिक ले रहे हैं बेटा, वो है ऊष्मीय प्रसार। क्या बेटा? ऊष्मीय प्रसार। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? थर्मल एक्सपांसन। थर्मल एक्सपांसन, है ना बेटा, ऊष्मीय प्रसार। ठीक है, ये आपको ध्यान। तो ऊष्मीय प्रसार होता है क्या है बेटा, है ना, जब किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, जब भी हम किसी पदार्थ को क्या करते हैं बेटा? गर्म करते हैं। अब वो जो पदार्थ है बेटा, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो पदार्थ क्या हो बेटा? ठोस, चाहे वो पदार्थ क्या हो? द्रव, या क्या हो बेटा? गैस, है ना। अगर हम इस पदार्थ को गर्म करते हैं, चाहे वो पदार्थ ठोस हो, द्रव हो, अगर हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं बेटा? गर्म, तो इसमें कुछ न कुछ क्या हो जाता है बेटा? प्रसार।
प्रसार मतलब वृद्धि, यानी कि इसमें लंबाई में वृद्धि हो सकता है, चौड़ाई में, ऐसा है ना बेटा। तो जब भी हम ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, अगर हम इसको गर्म करते हैं तो इन वस्तुओं में, चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, उसमें कुछ न कुछ प्रसार होता है, अर्थात कुछ न कुछ फैलता है। हम उसी को क्या बोलते हैं बेटा? ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। तो सिंपल बोल सकते बेटा, जब किसी पदार्थ को चाहे ठोस, द्रव या गैस हो, है ना, को गर्म करने पर अगर उसमें कुछ न कुछ प्रसार होता है, तब हम उसे क्या बोलेंगे बेटा? ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। तो सबसे पहले हम प्रसार किसमें देखेंगे बेटा? ठोस में। तो ठोसों में प्रसार, ठोसों में प्रसार, ये आपको ध्यान है ना बेटा। तो पहले क्या देखेंगे? ठोसों में प्रसार, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर बेटा? तो ठोसों में जो प्रसार होता है बेटा, वो क्या होता है? एक्सपांशन, एक्सपांशन इन सॉलिड्स, इन सॉलिड्स, ठीक है। तो ठोसों में प्रसार, ये आपको ध्यान रखना। ठोस पदार्थों को, है ना, गर्म करते हैं तो उसमें भी प्रसार होता है, और ये जो प्रसार होता है बेटा ठोस में, वो 3 प्रकार के होते हैं। तो ठोस पदार्थों में 3 प्रकार के प्रसार होते हैं। क्या ध्यान रखना है बेटा? ठोस, ठोस है ना, पदार्थ में, ठोस पदार्थ में 3 प्रकार के, 3 प्रकार के प्रसार, 3 प्रकार के प्रसार होते हैं। तो ठोस है ना बेटा, तो ठोस में भी प्रसार होता है, और ये प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है बेटा। पहला प्रसार होता है रेखी प्रसार। क्या बोलते हैं बेटा? रेखी प्रसार। रेखी प्रसार कब कहेंगे बेटा? जब ठोस पदार्थ की लंबाई में वृद्धि हो, है ना, इसकी लंबाई में वृद्धि होती है ना बेटा, इसकी लंबाई में वृद्धि होती है, तब उस प्रकार के प्रसार को हम लोग क्या बोलते हैं? रेखी प्रसार, ठीक है बेटा। तो ठोस पदार्थ लेंगे, अगर उस ठोस पदार्थ की केवल लंबाई में वृद्धि हो रही, तब हम उसको क्या बोलेंगे? रेखी प्रसार। दूसरा होता है बेटा क्षेत्रीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, है ना, क्या बोलेंगे बेटा? क्षेत्रीय प्रसार, यानी इसकी क्या होगा बेटा? क्षेत्रफल में, क्या होगा? क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, तब हम उसे क्या बोलेंगे? क्षेत्रीय प्रसार। ठीक इसी प्रकार बेटा आयतन प्रसार, क्या होता है बेटा? आयतन प्रसार, है ना, ये आपको ध्यान। अगर आयतन में, है ना बेटा, इसकी आयतन में वृद्धि होती है, तब हम उस प्रकार के प्रसार को क्या बोलेंगे? आयतन प्रसार कहते हैं। इसको रेखी प्रसार, इसको क्षेत्रीय प्रसार, इसको आयतन प्रसार। नाम से पता है बेटा, लंबाई में वृद्धि तो रेखी प्रसार, क्षेत्रफल में वृद्धि क्षेत्रीय प्रसार, आयतन वृद्धि तो आयतन प्रसार, ठीक है बेटा। अब प्रसार के बाद आता है बेटा नेक्स्ट प्रसार गुणांक। क्या आता है बेटा? प्रसार गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन, है ना बेटा। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन, या प्रसार गुणांक, ठीक है बेटा। तो है ना, तो प्रसार गुणांक किसको बोलते बेटा? गर्म करने पर, क्या बोलते बेटा? गर्म करने पर ठोसों में होने वाले, ठोसों में होने वाले प्रसार के आधार पर, प्रसार के आधार पर ठोसों के 3 प्रकार के प्रसार गुणांक होते हैं। कितने प्रकार के बेटा? 3 प्रकार के प्रसार गुणांक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है बेटा। ये है, तो 3 प्रकार के क्या होंगे? प्रसार गुणांक होंगे। किसके आधार पर बेटा? प्रसार के अनुसार पर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो लिख देता बेटा, गर्म करने, है ना बेटा, गर्म करने पर ठोसों में होने वाले, ठोसों में होने वाले प्रसार, ठोसों में होने वाले प्रसार के आधार पर, के आधार पर, के आधार पर ठोसों
में तीन प्रकार के प्रसार गुणांक होते हैं। ठीक है बेटा, तो कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3 प्रकार के प्रसार गुणांक होते हैं। पहला आता है बेटा रेखी प्रसार गुणांक, दूसरा आता है बेटा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, तीसरा आता है बेटा आयतन प्रसार गुणांक। या तो 3 प्रकार के प्रसार होते हैं, इसलिए 3 प्रकार के क्या मिलते हैं बेटा? प्रसार गुणांक भी मिलते हैं। यह आपको ध्यान है। तो पहला इसमें अध्ययन करने वाले बेटा रेखी प्रसार गुणांक। पहला क्या अध्ययन करने वाला बेटा? रेखी प्रसार गुणांक। यह आपको ध्यान है। ठीक है बेटा, तो रेखी प्रसार गुणांक किसको बोलते हैं? है ना बेटा, तो रेखी प्रसार गुणांक की परिभाषा देखिए बेटा, है ना, किसी पदार्थ की है ना बेटा, किसी पदार्थ की एकांक लंबाई, किसी पदार्थ की एकांक लंबाई की क्षण के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है। ठीक है बेटा, जो वृद्धि होती है उसे उस पदार्थ की रेखी प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक है बेटा, कहते हैं। ठीक, ये देखो, तो रेखी प्रसार गुणांक बराबर हम क्या लिख सकते हैं बेटा? तो रेखी प्रसार गुणांक बराबर लिख सकते हैं बेटा, है ना, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणित ताप में वृद्धि। ठीक है बेटा, ये आपके ताप में वृद्धि। क्लियर बेटा, ये देखिए ताप में वृद्धि, है ना। 1 मिनट रुकना बेटा, ये देखो ताप में वृद्धि। मान लेते बेटा ये हमारे पास क्या है, कोई एक क्षण है। ये क्या है बेटा? क्षण, है ना। ये अब इस क्षण की हम मान लेते हैं प्रारंभिक लंबाई कितना मान रहा है बेटा? कैपिटल एल, है ना। ये आपको जाना। अब इसके हम ताप में वृद्धि कर देते हैं बेटा, ताप में वृद्धि। ये देखो, अब जैसे हम इसके ताप में वृद्धि करते हैं तो ये क्या हो जाता है? क्षण की लंबाई बढ़ जाती है बेटा। तो क्षण की लंबाई में कितनी वृद्धि होती है? ये देखिए, ठीक है। तो ये क्षण की लंबाई में वृद्धि कितना है बेटा? डेल एल। कितना बेटा? डेल एल, ये देखो, है ना, डेल एल। ठीक है बेटा, अब इसका मान रख दो। तो रेखी प्रसार गुणांक को बेटा हम लोग अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं बेटा? अल्फा से। याद है ना। लंबाई में वृद्धि देखो, तो कितना है बेटा लंबाई में वृद्धि? डेल एल। प्रारंभिक लंबाई एल, ताप में वृद्धि कितना बेटा? डेल टी। ये आपको ध्यान। ठीक है बेटा, ये भी एक सूत्र बन जाएगा बेटा आपके लिए, है ना।
अगर आपको कभी इसमें से अल्फा निकालना होगा रेखीय प्रसार गुणांक तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, या हम इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा डेल एल बराबर अल्फा एल इंटू डेल टी बेटा। अगर मैं ये भी सूत्र है बेटा आपका है ना, अगर मैं इसको शब्दों में लिखूं क्या लिखूंगा बेटा, लंबाई में वृद्धि, क्या लिखूंगा बेटा, लंबाई में वृद्धि बराबर अल्फा क्या है, रेखीय प्रसार है ना बेटा गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक, ठीक है, गुणित ये क्या है बेटा प्रारंभिक लंबाई, ये क्या है बेटा ताप में वृद्धि, ताप में वृद्धि। देखिए ऐसा भी हम लिख सकते हैं ना, ताप में वृद्धि, क्या लिख सकते हैं बेटा, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना, ताप में वृद्धि, ठीक है ना बेटा, ये आपको ध्यान रखना, क्लियर, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास सूत्र है ना, तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है बेटा। अब उसके बाद आता है बेटा इसी में हम लोग क्या देखते हैं, देखिए अल्फा का मात्रक है ना बेटा, क्या देखते हैं अल्फा का मात्रक, ठीक है। तो अल्फा का जो मात्रक होता है बेटा है ना, अल्फा का मात्रक है ना प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, क्यों देखो अल्फा का मात्रक निकालेंगे यहां से, तो यहाँ पर लंबाई का मात्रक क्या लिखे मीटर, मीटर कट जाएगा दोनों है ना, और ताप का मात्रक आ गया, ताप का मात्रक क्या लिखते हैं डिग्री सेंटीग्रेड, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में आएगा, तो हम उसी को क्या बोल देते हैं प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप इसको शब्दों में बोलना है तो ऐसा भी बोल सकते हैं बेटा प्रति है ना डिग्री सेल्सियस, ऐसा बोल सकते, ठीक है बेटा प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर। तो ज्यादा करके अल्फा का मान प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में ही यूज करते हैं बेटा, है ना, ये आपको ध्यान है, क्लियर। लेकिन अगर कोई पूछ दिया आपको अल्फा का एसआई मात्रक लिखो, क्या पूछेगा बेटा अल्फा का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक है ना बेटा। अगर हमको कोई बोलता है अल्फा का एसआई मात्रक, सिंपल में जनरली हम लोग किसमें लिखते हैं बेटा प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, ये आपको ध्यान। लेकिन अगर आपको पूछता है कि एसआई मात्रक क्या होगा, तब अल्फा का मात्रक, तब मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, तब मात्रक होगा इसका प्रति है ना प्रति केल्विन, क्या होगा बेटा केल्विन। और आपको पता है ना बेटा जब भी हम केल्विन यूज करते हैं तो डिग्री यूज नहीं करते हैं, याद रखो प्रति केल्विन लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा प्रति केल्विन, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है बेटा। अब हर एक पदार्थ के लिए जो भी ठोस पदार्थ है बेटा, और उन है ना उन हर एक पदार्थ के लिए अल्फा का मान क्या होता है अलग अलग होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूं बेटा, कैसा है देखो अल्फा है ना रेखीय प्रसार गुणांक, है ना रेखीय प्रसार गुणांक है ना, ये देखो तो रेखीय प्रसार जो गुणांक है अल्फा है ना लोहे के लिए, है ना लोहे के लिए अल्फा का मान, लोहे के लिए अल्फा का मान यानी कि लोहे के लिए रेखीय प्रसार गुणांक का जो मान होता है बेटा वो कितना होता है 0.0001 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, यह आपको कहा। इसका तात्पर्य क्या होता है बेटा, है ना, इतना इस लोहे के लिए होता है बेटा, इसी प्रकार कॉपर के लिए अलग होगा, है ना, एजी के लिए अलग होगा, सोने के लिए अलग होगा, सबके लिए अलग अलग होता है, क्लियर। अब इसका मतलब ये होता है बेटा, मैं मान लेता हूं कि लोहे का जो छड़ है, लोहे का जो छड़ है, लोहे के छड़ 1 मीटर है, कितना बेटा 1 मीटर है। मान लो कोई लोहा है उसका जो लंबाई है वो कितना मीटर 1 मीटर है। अब इसके ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर इतनी लंबाई में वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि होगी बेटा, इतनी लंबाई में क्या होगी वृद्धि होगी, इतनी यानी 0.0012 मीटर लंबाई में वृद्धि होगी, ठीक है बेटा। अब सोच रहे होगे इतनी लंबाई में वृद्धि कैसे निकाले हैं, तो देखो ना बेटा यहाँ पर वृद्धि का सूत्र देखो, अल्फा का मान हम ये रख देंगे यहाँ पर,
देखो, है ना, लंबाई कितना लिया बेटा 1 मीटर, यहाँ 1 आ जाएगा, कितना डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा 1 डिग्री, तो ये कोई अंतर नहीं आएगा बेटा, इसलिए इतना वृद्धि होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? तो ये वर्ड को आप अच्छे से समझिएगा बेटा। ठीक है, तो रेखीय प्रसार गुणांक देना मतलब क्या होता है बेटा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो उसके 1 मीटर की लंबाई में, 1 मीटर की लंबाई में इतनी वृद्धि होगी जितना अल्फा का मान है। ऐसा भी हो सकता है बेटा सिंपल शब्दों में। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद आता है बेटा नंबर 2, रेखीय प्रसार के बाद आता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। ठीक है बेटा, ये देखिए क्या आ जाता है बेटा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, है ना बेटा। तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक किसको बोलते हैं बेटा, किसी पदार्थ के, है ना बेटा, किसी पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल, किसी पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसकी, है ना, बढ़ाने पर उसकी क्षेत्रफल, उसकी या उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है उसे उस पदार्थ की क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कभी सूत्र में इसी प्रकार लिख सकते हैं बेटा, तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल, प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणित ताप में वृद्धि। ठीक है बेटा, गुणित ताप में वृद्धि, यह आपको ध्यान रखना। ठीक है बेटा, गुणित ताप में वृद्धि, ये देखिए। ठीक है बेटा, तो अब हमको एक ऐसी वस्तु लेना पड़ेगा जिसके क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि कर सके। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर हम लेके क्या ले रहे हैं, चादर, और ये चादर कैसा बेटा, वर्गाकार है ना, ये वर्गाकार। अब हम इसमें ताप में जैसे हम वृद्धि करेंगे, मान लो हमने ताप में वृद्धि कितना कर रहे हैं बेटा, डेल टी, ताप में वृद्धि कितना कर रहे हैं बेटा, ताप में जैसे हम इसको वृद्धि करेंगे तो ये बढ़ जाएगा बेटा ऐसा, है ना। इसके ताप में हम जैसी वृद्धि करेंगे तो इसका ताप क्या आ जाएगा, ताप में वृद्धि करेंगे तो इसका क्षेत्रफल में क्या आ जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, वृद्धि। मान लेते इसकी प्रारंभिक जो क्षेत्रफल है बेटा, प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना था बेटा, प्रारंभिक क्षेत्रफल A। अब इसका प्रारंभिक क्षेत्रफल, अब अंतिम क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बेटा, है ना, कुछ न कुछ बढ़ जाएगा, तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितना होगा। ठीक है, तो हम रेखिक क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को हम लोग बीटा से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं बेटा, बीटा से। तो क्षेत्रफल में वृद्धि डेल ए, प्रारंभिक क्षेत्रफल डेल ए, ताप में वृद्धि कितना लिखे बेटा, डेल टी, डेल टी। छोटा टी लिए थे तो छोटा टी ले लीजिए बेटा, बड़ा टी ले, बड़ा टी ले सकते, ये आपको ध्यान। तो डेल ए बराबर कितना आ जाएगा, बीटा ए इंटू डेल टी, ये आ जाएगा, है ना। इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा प्रारंभिक क्षेत्रफल, है ना, गुणित ताप में वृद्धि, ताप में वृद्धि, ये इसका सूत्र आ जाएगा बेटा, ये आपको ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, अब यहां पर देखिए बेटा, ये तो सूत्र हो गया हमारे पास, है ना, ये आपको ध्यान। क्लियर, क्लियर बेटा। यहां भी ध्यान रखना, बीटा का जो मात्रक होगा, बीटा का मात्रक क्या आता है बेटा, सेम आएगा, है ना। बीटा का भी ऐसा ही मात्रक पूछे तो सेम लिखेंगे, कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि आप जानते हैं बेटा ये क्षेत्रफल वृद्धि बेटा प्रारंभिक क्षेत्रफल, ये मीटर इसका होगा, मीटर तो कट जाएगा दोनों, इसलिए हमेशा डिग्री सेंटीग्रेड या, है ना, डिग्री सेंटीग्रेड या लिखेंगे या तो केल्विन हम प्रति केल्विन लिखेंगे। क्लियर बेटा। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना बेटा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और रेखीय प्रसार गुणांक में एक संबंध आता है बेटा। क्या आता है, संबंध, ये आप अच्छे से ध्यान रखना।
ठीक है बेटा। तो याद रखना, इसको हायर क्लास में अपन पढ़ेंगे, अभी बता देता हूं बेटा। तो बीटा बराबर होता है बेटा 2 अल्फा, यानी कि क्या लिखेंगे बेटा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बराबर, है ना, 2 गुणित रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान। तो इसको आप अच्छे से याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड में, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है बेटा। इसके बाद आता है तीसरा नंबर बेटा, आयतन प्रसार गुणांक। क्या जाता है बेटा, आयतन प्रसार गुणांक। सेम परिभाषा बोल सकते हो बेटा आयतन प्रसार गुणांक का, है ना। क्या बोलेंगे, किसी पदार्थ के एकांक आयतन, किसी पदार्थ के एकांक आयतन के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, है ना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके आयतन में जो वृद्धि होती है उसे उस पदार्थ की आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। ये आपके ध्यान। तो सूत्र में इसी लिखेंगे बेटा, आयतन प्रसार गुणांक बराबर लिखेंगे आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन। क्या लिखेंगे बेटा, प्रारंभिक आयतन। ये आपको ध्यान है। ठीक है बेटा। अब हम आयतन वाले वस्तु लेंगे बेटा, क्योंकि हमको आयतन में वृद्धि करना है, तो हम एक ऐसा वस्तु लेंगे जिसके आयतन में वृद्धि हो, है ना। तो मैं यहां पर क्या लेता हूं बेटा, एक घन। क्या लेता हूं बेटा, एक घन ले लो। देखिएगा, ये घन है ना बेटा, ये। अब हम इसके ताप में वृद्धि कर देते हैं डेल टी, तो ये ऐसा बढ़ जाएगा बेटा। ये देखिए, ये उसके आयतन में क्या हो गया, वृद्धि हो गया, है ना बेटा। ये आपको ध्यान है। ठीक। तो मान लेते प्रारंभिक आयतन कितना था घन का, प्रारंभिक आयतन कितना माने बेटा, v। आयतन में वृद्धि को डेल v, आयतन में वृद्धि को क्या ले लिया बेटा, डेल v। तो सूत्र क्या लिखेंगे, देखिए यहां पर भी इसी प्रकार लिख सकते हैं, है ना। ये आपको ध्यान रखें। क्या आ जाएगा बेटा, है ना। तो आयतन प्रसार गुणांक को हम लोग प्रदर्शित करते हैं बेटा गामा से। किससे, गामा से। तो क्या होता है, डेल v बटे v इंटू डेल टी। यहां से आ जाएगा बेटा डेल v बराबर पहले हम गामा लिख देते हैं ना, गामा v इंटू डेल टी। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है ना बेटा। ये तो हम इसको शब्दों में भी लिख देते हैं, आयतन में वृद्धि बराबर क्या बोलते हैं बेटा, आयतन प्रसार गुणांक है ना, बराबर आयतन में वृद्धि बराबर आयतन प्रसार गुणांक गुणित प्रारंभिक आयतन गुणित ताप में वृद्धि। ठीक है बेटा। इसी प्रकार गामा का भी मात्रक आएगा बेटा सेम, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा ही पूछेगा अगर कोई, तो क्या लिखना है, प्रति केल्विन। या आपको ध्यान। अब यहाँ पर आयतन और रेखीय प्रसार गुणांक में संबंध होता है बेटा, वो होता है 3 अल्फा। ये आ जाएगा आयतन प्रसार गुणांक बराबर होगा 3 गुणित रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक है बेटा। ये आपको एक नोट ये याद रखेंगे और एक नोट ये याद रखेंगे बेटा, क्या, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक का अनुपात, यानी अल्फा बीटा गामा का अनुपात कितना होता है बेटा, 1:2:3। ये आपको ध्यान। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा,
इस प्रकार आपको ये सब छोटी छोटी जानकारी आपको याद होना चाहिए बेटा, है ना। ये आपको अपने दोस्तों को शेयर करिए बेटा, लाइक करिए बेटा, कमेंट्स करिएगा, और किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो बेटा तो ऊपर जो नंबर दिए उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। या आपको चाहे आपको ऑनलाइन क्लास पढ़ना होगा, है ना बेटा, तो भी आप उस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू।